अर्जुन बैटलफील्ड से भाग रहा था डर के, मैंने युद्ध करूंगा करके। तो हम सब अर्जुन है नंबरवार। आज हमारे लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स है सभी के, है या नहीं? ये प्रॉब्लम्स है ना? तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की, उनको सामना करने की, उन चैलेंजेस को फेस करने की पावर हमारे अंदर नहीं है। उसका कारण है जिंदगी एक रंगमंच है और हम रंगमंच के कठपुतलियां हैं। That means the whole life is a stage where we are just the actors of a drama. We are playing our roles. And here, the main motto of our life is based on two questions: why we have been born and what we have done in our life. मतलब हम लोग पैदा किस लिए हुए और हम जिंदगी में ठीक किया। ये दो चीज आखिरी टाइम में जब हम लोग का निधन होने वाला होता है, उसी टाइम में दो चीज दिमाग में आता है कि हम पैदा क्यों हुए थे और हम जिंदगी भर किए क्या। तो इसी के ऊपर एक्चुअली होता क्या है कि हम जब भी कोई भगवान जो हम मानते हैं भगवान, तो किसी को अगर जन्म दे रहे हैं तो उसका जिंदगी का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी का ना किसी का भला करके जाए। मगर आज की दुनिया में हम लोग खुद के ऊपर ही इतना कॉन्सेंट्रेट, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि बाकी दुनिया के वो क्या देने आए थे ये सब भूल जा रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसी मोड के ऊपर जैसे आत्मचिंतन जो हम करते हैं, आत्मचिंतन के ऊपर, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर आज हमारे पास कुछ टॉक देने आए हैं सुदूर दिल्ली से टीवी के अनमोल भाई जी। और इतना थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप लोगों के सामने। अनमोल भाई जी पिछले 20 सालों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं। 2002 में अनमोल भाई जी मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किए हुए हैं। उसके बाद भाई जी ने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से टैक्सेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी प्राप्त की है। अभी भाई जी, अनमोल भाई जी सुप्रीम कोर्ट तथा दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिव एडवोकेट के हिसाब से भी कार्यरत है और पिछले 12 सालों से वो विभिन्न अनुष्ठानों में जाके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप से टॉक्स देते हैं और नॉर्मली वो 300 से ज़्यादा टॉक्स अभी तक अरेंज कर चुके हैं। मैं इसी के साथ सुंदरगढ़ इंजीनियरिंग स्कूल, सुंदरगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज तथा आईटीटी फैमिली की तरफ से अनमोल भाई जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मंच के ऊपर आके कुछ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के उनके जो टॉपिक्स रहते हैं उसके ऊपर कुछ हमको ज्ञान प्रदान करें। भाई इंजीनियरिंग के कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं? मैकेनिकल, कंप्यूटर, कौन सी ब्रांच है? सभी मिक्स है। अच्छा, आज का जो सेमिनार का टॉपिक है वो साइंस वर्सेस साइलेंस। आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। आपको मैं मेडिटेशन का ऐसा एक यूनिक टेक्निक बताऊंगा जो आपको पूरे लाइफ में काम आएगा। आप सभी 2 मिनट के लिए अपने माइंड को आपको कंसंट्रेट करना है। माइंड के जो थॉट्स है मल्टीपल, एक के बाद एक जो विचार चलते रहते हैं, आपको कंसंट्रेट करना है। आप सभी सीधे बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, कमर सीधी, पीठ सीधी। आपको घुटने के बीच में, यहाँ जिसको बोलते हैं कपाल के बीच में, मस्तक के बीच में, इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट को आपको यहाँ कंसंट्रेट करना है। मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स के पीछे आपको भागना नहीं है।
अभी 2 मिनट के लिए जो माइंड का कंसंट्रेशन हमने किया, तो जिनके माइंड में 2 मिनट शांत बैठने पर बहुत ज़्यादा थॉट्स आए, मल्टीपल थॉट्स आए, एक के बाद एक अलग अलग लोग याद आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मन जो है वो बीमार है और माइंड इज सिक। और जो शरीर बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर मन की बीमारी है तो हमें उसका सॉल्यूशन क्या है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस। साइंस की जो पावर है जिसको हम मॉडर्न साइंस बोलेंगे, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो नॉलेज दी उसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान दोनों की नॉलेज देता हूं, ज्ञान और विज्ञान दोनों ही। तो विज्ञान का अर्थ है स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान इसका मतलब है योग, और योग का मतलब है ध्यान, मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो विज्ञान तो हजारों सालों से मौजूद है इस भारत में, इस पूरी दुनिया में। हम जिस साइंस की बात कर रहे हैं आज वो मॉडर्न साइंस की बात है। ये जो मॉडर्न साइंस 500 सालों में जो वेस्टर्न साइंटिस्ट ने डेवलप किया है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मॉडर्न साइंस है इसमें और साइलेंस में क्या फर्क है, किसी को पता है? साइंस में और साइलेंस। साइलेंस मतलब शांति, शांति की शक्ति जिसके लिए हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। व्यक्तियों में हम शांति ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, पीस एंड हैप्पीनेस। हम पदार्थों में, वस्तुओं में शांति ढूंढ रहे हैं। हम जगन्नाथ के मंदिर जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, सारी दुनिया में घूम रहे हैं। हम सोचते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, उसके बाद हम MS करेंगे, MTech करेंगे, फॉरेन जाएंगे, वहां जॉब करेंगे। फिर भी ये जो साइलेंस है, शांति है, वो नहीं मिल रही है आज लोगों को। तो सच्ची सुख और शांति, रियल पीस एंड हैप्पीनेस, ये जो साइलेंस की पावर है ये कैसे अचीव करनी है। तो इस साइलेंस में और मॉडर्न साइंस में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? मॉडर्न साइंस और साइलेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है? आप देखिए, जितना भी मॉडर्न साइंस का स्टडी है, जितने भी स्टडीज किए गए आज तक मॉडर्न साइंस में, जितने भी रिसर्च किए गए, जितने भी डेवलपमेंट किए गए, वो सारे के सारे पदार्थ के ऊपर किए गए। मैटर, मटेरियल, किसके ऊपर किए रिसर्च? मटेरियल के ऊपर। या तो फिजिकल बॉडी, मेडिकल साइंस है तो किस पे रिसर्च किया उन्होंने? फिजिकल बॉडी के ऊपर रिसर्च किया। तो फिजिकल बॉडी के ऊपर किया। मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसने मशीन के ऊपर रिसर्च किया, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स तैयार कर लिए। कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन चीजों के ऊपर रिसर्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, टेलीपैथी, टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजों पे रिसर्च किया। लेकिन ये जो सारा रिसर्च है ये पदार्थ के ऊपर है। इवन फिजिकल बॉडी जो है ये एक प्रकार के मैटर ही है, मटेरियल है। फिजिकल बॉडी किससे बनी होती है, किसी को पता है? फिजिकल बॉडी जो है वो भी मैटर या मटेरियल से बनी हुई है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। किसी को पता है कौन से 5 तत्व है? पता है किसी को? शरीर 5 तत्वों से बना है। द फिजिकल बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट से पता है? फिजिकल बॉडी कौन से 5 एलिमेंट से बनी है बताइए, पता है किसी को? हाँ जी सर। अग्नि, वायु, जल। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स है जिससे फिजिकल बॉडी बनी हुई है। और आज मेडिकल साइंस में भी रिसर्च होता है तो व्यक्ति मरने के बाद होता है, डेड बॉडी के ऊपर।
तो ये जो बॉडी है या ये इक्विपमेंट है साइंस का, ये स्पीकर है, ये स्लाइड चेंजर है, ये माइक है, ये कैमरा है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये जड़ पदार्थ है या चैतन्य है, डेड है या लिविंग मैटर है? क्या है? इसको लिविंग मैटर बोलेंगे या क्या बोलेंगे? कॉन्शियस या अनकॉन्शियस? क्या है ये सब कुछ? अनकॉन्शियस है, डेड है। और इसके ऊपर जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है सारे के सारे, इन्होंने हजारों सालों से या 400-500 सालों से रिसर्च किया, और आज की जो मॉडर्न साइंस है ये उसकी देन है। लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया 2000 साल से 3000 साल से, किसके ऊपर रिसर्च किया? भारत के ऋषि मुनियों ने। है किसी के पास जवाब? उन्होंने रिसर्च किया आत्मा और परमात्मा के ऊपर, ये फर्क है दोनों में। उन्होंने रिसर्च किया लिविंग चैतन्य आत्मा के ऊपर, और इन्होंने रिसर्च किया डेड मटेरियल के ऊपर। द मटेरियल एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आत्मा जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से नहीं बनी हुई है, वो कॉन्शियसनेस है, चेतना है। अगर आत्मा शरीर से चली गई तो 1 सेकंड में हम क्या बोलते हैं? डेड बॉडी है, बोलते हैं ना? 1 सेकंड में बोलते हैं डेड बॉडी है। आपका ब्रेन भी उधर है, क्यों फंक्शन नहीं कर रही है? फिर ब्रेन है, सारे फिजिकल ऑर्गन्स है। ये जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम बोलते हैं प्राण शक्ति, जिसको हम बोलते हैं चेतना, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, और जिसको हम और एक नाम देते हैं बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन क्या है और बीइंग क्या है? कोई बताएगा? व्हाट इज ह्यूमन एंड व्हाट इज बीइंग? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन स्केलेटन है, हड्डी मांस का पुतला। और बीइंग मीन्स एनर्जी, आत्मा। जब फिजिकल बॉडी में आत्मा एंटर करती है तो वो बनता है ह्यूमन बीइंग। विदाउट सोल द फिजिकल बॉडी कैनॉट वर्क, एंड विदाउट फिजिकल बॉडी सोल कैनॉट डू एनीथिंग। दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं एक कॉलेज में गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये महाराष्ट्र में कॉलेज है, तो वहां पे पूना में है सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। तो वहां पे उन्होंने एक मिशन लिखा था, सभी जगह बोर्ड्स लगाए थे। वी आर नॉट कमिटेड टू प्रोड्यूस ओनली गुड इंजीनियर्स, बट वी आर ऑल्सो कमिटेड टू प्रोड्यूस गुड ह्यूमन बीइंग्स। उन्होंने बोला हम सिर्फ गुड इंजीनियर्स बनाने के लिए संस्था नहीं चला रहे, हमें गुड ह्यूमन बीइंग भी बनाना है। अभी गुड ह्यूमन बीइंग क्या है किसी को पता ही नहीं है। बीइंग मीन्स एनर्जी, आत्मा। और आत्मा की नॉलेज आज है क्या किसी को? बताइए, या किसी को आत्मा की नॉलेज है? 2 चीजें हैं, एक है फिजिक्स और दूसरा है मेटाफिजिक्स। फिजिक्स माना भौतिक ज्ञान, और मेटाफिजिक्स को बोलते हैं पराभौतिकी। जो भौतिक ये जो शरीर है, इस शरीर जो आंखों से दिख रहा है, इसके परे जो इनविजिबल पावर है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, आत्मा की नॉलेज। तो ये जो पराभौतिक का ज्ञान है, जो ह्यूमन बीइंग मीन्स ह्यूमन स्केलेटन प्लस आत्मा इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। तो ये आत्मा की नॉलेज आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती। मैंने स्विच ऑन कर दिया तो ये पंखा चलने लगा, लाइट चलने लगी। तो अगर ये लाइट चल रहा है स्विच ऑन करने से, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वायर में से। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट को आंखों से देखा है आपने? किसी ने नहीं देखा है, फिर भी आप उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हो अनुभव के आधार से। आप कपड़ों को प्रेस कर रहे हो, बोलते मेरे को शॉक लग गया, करंट लग गया। तो इलेक्ट्रिक करंट इनविजिबल है, बट इज एक्सपीरियंस। और साइंस ने जो अलग अलग, साइंस क्या करता है? कोई वेरिएबल्स लेता है, एक्स वाई, आपका मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है, एजम्पशन लेते हो आप, हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर करके आप एक एनालिसिस करते हो और कंक्लूजन पे आते हो। ये साइंटिफिक आपका बेसिस होता है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में जो भी नॉलेज दी हुई है वो सारा का सारा साइंटिफिक
साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, इसलिए हम उसको मानते नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्यों मान रहे हैं हम? तो आत्मा ये ऐसी चैतन्य शक्ति है, कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से आज हमारे अंदर तेज, वाणी में तेज, हमारे चेहरे पे तेज, हमारे शरीर में जो फुर्ती है, उमंग उत्साह है, हमारे अंदर जो भी शक्ति प्रवाहित हो रही है वो आत्मा की देन है। आत्मा पावरफुल है, इसका मतलब इसकी स्पिरिचुअल पावर, इसकी मनस शक्ति, इसकी अध्यात्म शक्ति, जिसको बोलते हैं हम विल पावर, अच्छी है। हम बोलते हैं इसकी विल पावर बड़ी अच्छी है, और हम बोलते हैं इसकी विल पावर बहुत कमजोर है। तो विल पावर जिसकी अच्छी है, इसका मतलब उसकी मनस शक्ति अच्छी है, उसकी मन की शक्ति, उसकी आत्मा की शक्ति अच्छी है। तो आत्मा की शक्ति बढ़ाए कैसे? इसकी तो कोई नॉलेज आज के इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल साइंस, वकील बनने के जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई भी नॉलेज दी नहीं जाती है कि कैसे मन की शक्ति बढ़ाए, कैसे अध्यात्म की शक्ति बढ़ाए। तो आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए, जिसको हम विल पावर बोलते हैं, उसके लिए हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा साइलेंस का। और साइलेंस की जो पावर है वो आती है अध्यात्म से। किससे आती है? किससे आती है? अरे भाई बोलो ना तुम लोग, इंटरेक्टिव सेशन है ये, मैं पूछूंगा तुमको बोलना है। साइलेंस की पावर किससे आती है? हाँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से, वकालत की पढ़ाई से, डॉक्टर बनने की पढ़ाई से नहीं आती है, अध्यात्म से आती है। आज पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट सुसाइड कर रहे हैं। सुना है आपने? न्यूज में कभी पढ़ा है? न्यूज में देखा है? न्यूज़पेपर में सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? इतनी नॉलेज तो है उनके पास, फिर भी सुसाइड क्यों कर रहे हैं? टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अनेक चिंताओं में, अनेक मानसिक प्रॉब्लम में, मनोविकारों में परेशान है। नशा करते, किसी को नशे की लत लगी हुई है, किसी को किस चीज की लत लगी हुई है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में है। और अध्यात्म का मीनिंग क्या है? अध्यात्म का मतलब है अधि मीन्स अंदर, प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। आज हमें आत्मा के अंदर की नॉलेज नहीं, फिजिकल बॉडी की नॉलेज है। मेडिकल साइंस आपको बताएगा आपके कान में दर्द हो रहा है, आपके नाक में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है सारे बता देगा मेडिकल साइंस। और आज आपकी लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, कंप्यूटर, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए तो उसकी नॉलेज आपको है, इंजीनियर्स को है। तो ये सारी नॉलेज है, लेकिन अध्यात्म की नॉलेज नहीं, जो इनर इंजीनियरिंग है या आपकी एक्सटर्नल इंजीनियरिंग है। और सर ने जैसे बताया, ये इनर इंजीनियरिंग, कैसे मॉडर्न साइंस ने क्या कर दिया, आज सैटेलाइट और वीडियो कॉलिंग की नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी पास नजर आता है। आज की तारीख में अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, हम यहाँ से बैठ के उसको देख सकते हैं, उससे बातें हैं। ये मॉडर्न साइंस से पॉसिबल है। लेकिन अगर माँ यहाँ पे बैठी है सुंदरगढ़ में, और बच्चा इंजीनियरिंग करके अमेरिका चला गया, तो यहाँ बैठ के माँ वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है और मोबाइल का नेटवर्क फेल है, तो क्या माँ अपने बच्चे को यहाँ बैठ के अगर सच्चे दिल से याद करती है, तो क्या वाइब्रेशन अमेरिका में जाके पहुंचेंगे? क्या पहुंच सकते हैं? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं पहुंचेंगे? बच्चे को टचिंग होगी और बच्चा बोलेगा अपने फ्रेंड को, जरूर मुझे माँ ने याद किया होगा। ये मन की शक्ति है, ये मन के वाइब्रेशन से। आपका जो टेलीपैथी का साइंस है, ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इससे भी पावरफुल है। इसका नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर मन की शक्ति सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर आपके जो वाइब्रेशन वहां जाके पहुंच गए, तो वो टेलीपैथी ज्यादा पावरफुल है। और वो जो टेलीपैथी है, उसका मीनिंग है ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। एक मन से दूसरे मन तक संकल्पों को पहुंचाना। कोई किसी से सच्चा प्यार कर रहा है तो पॉसिबल होता है ऐसे? पहुंच जाते हैं संकल्प, थॉट्स? होता है क्या? हाँ, पॉसिबल है। तो साइंस को फेल कर देगा ये टेक्नोलॉजी। लेकिन आज क्या हो गया,
आज हमने एक बड़ी गलती कर दी। हमने बड़ी गलती ये कर दी, ये जो साइंस के इक्विपमेंट्स हमने बनाए, मॉडर्न साइंस ने, मोबाइल, कंप्यूटर, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, इस सारे में हम ऐसे फंस गए, हम इनके पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए, हम एडिक्टेड हो गए। आज 90% युवा एडिक्टेड है साइंस के साधनों से, इस मोबाइल से, कंप्यूटर से। और ये जो एडिक्शन है, इसकी वजह से हमारी मन की शक्ति पावरफुल हो रही है या कमजोर हो रही है? क्या हो रहा है? कमजोर हो रही है। सवेरे से लेकर रात तक माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं? क्या हो रहा है? निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम साधना को भूल गए। हम क्या भूल गए? साधना को भूल गए और साधनों में फंस गए। जो साधना है वो मन को साधना है, माइंड का कंसंट्रेशन है। तो आज हम मन के गुलाम बन गए। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं, तो माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इंद्रियों को भी नहीं कंट्रोल कर सकते। उसका कारण ये है, सबसे मुख्य चीज, आज हम जो फीडिंग दे रहे हैं अपने बुद्धि को, अपने इंटेलेक्ट को, जो फीडिंग दे रहे हैं वो क्या फीड कर रहे हैं हम? जैसे भूख लगती है तो पेट में खाना डालते हैं, है ना, भोजन करते हैं। जैसे शरीर का भोजन है, वैसे आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? डू यू नो व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आत्मा का भोजन क्या है? जिससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को अपने वश में रख सकते हैं और इंद्रियों को भी अपने वश में रख सकते हैं। ये जो फिजिकल ऑर्गन्स है, बॉडी है, सेंसेस है, इसको भी अपने वश में रख सकते हैं। तो जो आत्मा की शक्ति है, आत्मा का भोजन है, वो क्या है? कोई बताएगा? हाँ जी, पीस। सर ने बताया पीस। पीस माने शांति। शांति और सुख चाहिए आत्मा को, लेकिन उसके लिए उसको भोजन क्या लेना है, फूड कौन सा लेना है, ये रिक्वायरमेंट है आत्मा की, पीस एंड हैप्पीनेस। उसके लिए उसको भोजन लेना है ध्यान और ज्ञान। ध्यान मतलब योग, ध्यान मतलब क्या? योग। और ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ये दो चीजें, स्पिरिचुअल नॉलेज और योग। जैसे हम खाना खाते हैं, सिर्फ खाना ही खाना खाते रहे तो इंडाइजेशन हो सकता है, पानी भी पीना पड़ेगा भोजन पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। इन द सिमिलर मैनर पानी जो है वो ज्ञान, जल है, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये जल का काम करता है। और जो योग है ये भोजन का काम करता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो आत्मा को अपना फीडिंग मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। और आत्मा को भोजन मिल गया तो मन कंट्रोल में आएगा। आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन कंट्रोल में नहीं है, सबका मन भटक रहा है। और उसकी वजह से हमारी जो साइलेंस की पावर है वो कमजोर हो चुकी है, विल पावर कमजोर हो चुकी है। इसलिए टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंताएं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, अलग अलग प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं। अभी दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पिछले 3-4 महीनों में 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मीडिया वगैरह सब लोग गए, वो बोलते हैं एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये जो कॉम्पिटिटिव एरा है, जिसमें बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, नीट एग्जाम दी, मेडिकल साइंस में सिलेक्शन होना है आपको, एमबीबीएस पर एडमिशन लेनी है, तो लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसमें से थोड़े से सीट्स होते हैं। तो ये जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से आज यंग एज स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। आप कोटा का नाम सुना है? राजस्थान में कोटा है, और कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट जाते हैं। कोटा में एज पर रिपोर्ट्स पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, 52 स्टूडेंट्स ने। तो ये हालत क्यों बढ़ती चली जा रही है? और फिर कॉलेजेस क्या कर रहे हैं? साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। ये सारे टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। जो परमानेंट सॉल्यूशन है, जो परमानेंट दवाई है, वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन, योग। योग का असली अर्थ क्या है? अभी ये समझते हैं।
किसी को पता है योग का अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है योग का? कोई बताए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग का अर्थ है कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। द यूनियन ऑफ सोल विथ सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर। ये दोनों का जो कनेक्शन है वो योग है। माँ यहाँ पे बैठ के सुंदरगढ़ में बैठ के बच्चे को याद कर रही है, वो भी योग है, बुद्धि योग, कनेक्शन है। लेकिन कनेक्शन जो है, हाईएस्ट कनेक्शन किसका किससे होना चाहिए? अगर मेरा डायरेक्ट कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर से हो रहा है देश के, तो मैं प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है या प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी का ड्राइवर है, इनसे कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है मुझे? नहीं है। जब डायरेक्ट कनेक्शन मेरा प्राइम मिनिस्टर से हो रहा है तो इनसे कनेक्शन जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हाईएस्ट कौन है? जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो हाईएस्ट चेतना है, उसको क्या कहते हैं? हम सब आत्मा है और हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परमात्मा। उसको कहते हैं परमात्मा। क्रिश्चियन लोग उसको कहते हैं गॉड, मुस्लिम लोग उसको कहते हैं अल्लाह या खुदा, और हिंदू लोग उसको कहते हैं ईश्वर या शिव। वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उससे कनेक्शन जोड़ना इसको योग कहते हैं। अभी क्यों कनेक्शन जोड़े हम? एक छोटी बैटरी है, इसको चार्जिंग करनी है तो आप कनेक्शन किससे देते हो? बड़ी बैटरी से देते हो या जनरेटर से कनेक्शन देते हो। वैसे ही हमारी आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती जा रही है। आप बोलेंगे कैसे डिस्चार्ज हो रही है आत्मा की बैटरी? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण क्या है? कौन बताएगा? कि आत्मा की बैटरी किन चीजों की वजह से डिस्चार्ज होती है? ऐसी क्या चीजें हैं जो आत्मा की शक्ति को कमजोर बना देती है? उसका आंसर है 5 विकार। वो 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुना है कभी आपने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है बताइए? काम का अर्थ है, काम का अर्थ है कामना, और कामना का मतलब है इच्छा, और इच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर कौन सी है? पैसा कमाने की इच्छा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है या कोई दूसरी इच्छा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? कलकत्ता में डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ वो किसकी वजह से हुआ? कौन सी इच्छा थी वो? उसको कहते हैं लस्ट। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिजायर। उसको हिंदी में बोलते हैं विषय वासना। तो 5 विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार आत्मा के शत्रु है। These are the 5 enemies of the soul। और उसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। कहीं ना कहीं आप देखो, जितने भी आज वर्ल्ड वाइड क्राइम्स हो रहे हैं, उस क्राइम्स के पीछे आप क्राइम पेट्रोल, वो सीरियल आती है ना, वो क्राइम पेट्रोल देखो, उसका आप क्रक्स देखना, समरी कि किसकी वजह से हुआ, तो आपको पता चलेगा। भगवत गीता में बोला है, तिदस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनं मासिना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम माना लस्ट, क्रोध माना एंगर, और लोभ माना ग्रीड, ये तीनों नरक का द्वार खोलने वाले हैं। दे आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। ये तीनों के तीनों नरक का द्वार खोलने वाले हैं। और आज जितने भी क्राइम है, इन 3 चीजों की वजह से, लस्ट, एंगर और ग्रीड। और ये तीनों चीजों के ऊपर आज कंट्रोल हो रहा है क्या? बताइए। आज छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारा पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति कमजोर हो चुकी है। प्रोफेसर ने एक बात स्टूडेंट को बोली उसके अच्छाई के लिए, समझो क्लासरूम में, तो उसको इंसल्ट फील होता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, उसको सहन नहीं कर सकता वो चीजों को। तो ये एग्रेशन, एंगर, ये सारी बातें बढ़ती क्यों चली जा रही है? क्योंकि हमारी मन की शक्ति और हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। ये 5 विकारों ने हमारी इनर पावर जो है उसको खोखला बना दिया है। आज
अगर आप एग्जांपल लेंगे चाइना, चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेट इज अ डिसीज, इंटरनेट एक रोग है। और ये फेमस साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर डेविड रोजनबर्ग, ये बोलते हैं इंटरनेट का अगर एडिक्शन है तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी लो है, और इंटरनेट का नॉर्मल यूज है तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल है। तो आज जितने भी आप देखेंगे यंगस्टर्स है, उनके जो उनके जो इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका कारण सोशल मीडिया है। जो हम देखते हैं वैसे ही हम बनते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसे आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं हम रात को कितने बजे सो जाते हैं आप लोग? हाँ जी, कितने बजे सोते हैं? भगवत गीता में बोला है ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठना चाहिए। हम लोग रात को वो वीडियो गेम खेलते रहेंगे या गंदी गंदी वेब सीरीज देखते रहेंगे, वायलेंस वाली, क्राइम वाली, ये सारा कचरा लेकर हम अपने दिमाग में ये सारा कचरा लेकर सो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो हमारे अंदर आ रही है उसका इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर हो रहा है, और हमारी जो पावर है ये कमजोर हो रही है। इधर लिखा है पे लेस अटेंशन एंड पे मोर अटेंशन टू योर सोल। लेकिन हमें सोल के ऊपर अटेंशन देना है, कैसे ध्यान करना है, क्या प्रक्रिया है और शक्ति कैसे बढ़ानी है, इसकी नॉलेज ही नहीं है। तो इसका मेजर इम्पैक्ट स्टडीज के ऊपर भी है। आज कंसंट्रेशन की पावर जो है बहुत कमजोर हो चुकी है। डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपकी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। आपके माइंड में अगर मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं तो उसकी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है आत्मा की। और आपके माइंड के अंदर एक ही थॉट कंसिस्टेंटली आ रहा है तो उस थॉट में बहुत पावर है, वो प्रैक्टिकल में भी आएगा। तो आज क्या हो रहा है, हम मल्टीपल थॉट्स करते रहते हैं, उसकी वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है पूरी तरीके से। तो इसका सबका सॉल्यूशन एक ही है, इसका सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल एजुकेशन। कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा आप स्पिरिचुअल थॉट्स, अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज इंटरनेट पे सुनो, यूट्यूब में अवेलेबल है, तो अच्छे थॉट्स आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे आपके। और दूसरा सॉल्यूशन है कि आधा घंटा तो रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे 4 बजे उठ जाइए, और 4 बजे उठ के आधा घंटा आपको योग करना है, मेडिटेशन। चंचल मन को यहाँ पे स्थिरियम करना है भ्रुकुटी के बीच में, और चंचल मन को, मन के अलग अलग मल्टीपल थॉट्स को यहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। ये एक्चुअली सेल्फ स्टडी है। भगवत गीता में बोला है स्वाध्याय। तो हम स्वाध्याय का अर्थ समझते हैं कि हमारे प्रोफेसर्स ने जो हमें होमवर्क दिया है वो स्वाध्याय है। दैट इज नॉट स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व। स्व मीन्स आत्मा, सेल्फ, और अध्याय मतलब अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो ये मॉर्निंग में 4 बजे आप कर सकते हो। आजकल डॉक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कोई ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी होने वाली है, तो डॉक्टर्स पेशेंट को बोलते हैं पहले भगवत गीता पढ़ो। उसका कारण ये है कि वो बहुत घबराए हुए रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। तो भगवत गीता ये ऐसा एक स्पिरिचुअल साइंस है जो आपकी विल पावर बिल्ड करता है। महाभारत में अर्जुन ने भगवान को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं पूछी, मुझे कैसे अस्त्र शस्त्र चलाने हैं। अर्जुन ने भगवान को चैप्टर नंबर 2 दूसरे अध्याय में पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बहुत भटकता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। यह अर्जुन का क्वेश्चन है। अर्जुन धनुर्धारी था, फिर भी उसका ये क्वेश्चन है, और उसके इस क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीट भगवत गीता के लेसन्स भगवान ने 2nd चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक दिए। अर्जुन बैटलफील्ड से भाग रहा था डर के, मैंने युद्ध करूंगा करके। तो हम सब अर्जुन है नंबर 1।
आज हमारे लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं सभी के, है या नहीं है? प्रॉब्लम्स है ना? तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की, उनको सामना करने की, उन चैलेंजेस को फेस करने की पावर हमारे अंदर नहीं है। उसका कारण है हम आध्यात्मिकता को भूल चुके हैं और उसकी वजह से हम भी भाग रहे हैं उन समस्याओं से। तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, हाउ टू यूज द वेपन्स। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो आत्मबल बढ़ाने का ज्ञान दिया, अध्यात्म विद्या सिखाई। तो ये अध्यात्म में इतनी जबरदस्त पावर है। तो मैं पावर की बात कर रहा हूं, मन के थॉट्स की, वाइब्रेशन की, विचारों की पावर की बात कर रहा हूं। एक मोसोरो इमोटो नाम का जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। दो पानी से भरे हुए ग्लास ले लिए और क्या किया, एक ग्लास के सामने इन्होंने पॉजिटिव बातें बोलना चालू कर दिया, पॉजिटिव वर्ड्स बोले, अच्छी बातें बोली। और दूसरे ग्लास ऑफ वाटर के सामने दूसरे कमरे में रखा, उसके सामने निगेटिव बातें बोलना चालू कर दी, एब्यूजेस, गालियां, गंदी बातें बोली। और दोनों जो पानी के ग्लास है उनको रेफ्रिजरेटर में जाके रख दिया बाद में। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, ही टेकन आउट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर और उन दोनों ग्लास ऑफ वाटर का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर दिया, ऑब्जर्वेशन कर दिया। और उसको क्या पता चला, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करने के उसको पता चला कि जहां लवफुल मैसेजेस भेजे थे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिक है कंप्लीटली। वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दैट इज सिमेट्रिक, दैट इज हैविंग डायमंड लाइक फॉर्म। और जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जहां हेटफुल मैसेजेस भेजे थे, जहां नेगेटिव मैसेजेस भेजे थे, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वाटर का दैट इज कंप्लीटली कोलैप्स्ड, डिस्टॉर्टेड। वो वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कोलैप्स है पूरी तरीके से, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, वाटर आल्सो कैरीज मेमोरी। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी मेमोरी कैरी कर रहे हैं, मतलब आपके बोलने का असर उन वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी हो रहा है। तो मुझे बताइए, हमारी जो बॉडी है उसमें कितना वाटर का परसेंटेज है? 70%, 70% वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो जो वाचा से कोई गालियां दे रहा है, निगेटिव बातें बोल रहा है, तो उसका असर हमारे ये बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगा। और सिर्फ वाचा का नहीं होगा, हमारे थॉट्स का भी होगा, निगेटिव थॉट्स का। और उसकी वजह से आज जितने भी डिसीजेस है, बीमारियां है, उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। तो ये वाचा की पावर, वाणी की पावर, अगर निगेटिव वर्ड्स बोले तो इतनी ज्यादा है, तो उससे भी पावरफुल क्या है? व्हाट इज पावरफुल देन द स्पीच? द थॉट्स ऑफ द माइंड आर पावरफुल देन द स्पीच। क्योंकि मन के जो विचार है या मन की जो वाइब्रेशन की शक्ति है वो सूक्ष्म है, और जो वाचा है, वाणी है, वो उससे स्थूल है। जो ज्यादा सूक्ष्म है वो ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे मैंने क्लास में किसी का इंसल्ट कर दिया मेरी वाणी से, तो उसके जितना असर, इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, उससे ज्यादा असर अगर मेरे माइंड से उसके ऊपर बद्दुआएं दी, निगेटिव थॉट्स भेजे, तो उसका असर उससे ज्यादा होता है। जैसे एटम होता है, एटम सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म एटम में जबरदस्त पावर होती है। एटम बॉम्ब बन के सारी दुनिया का विनाश कर सकता है। वैसे मन की जो संकल्प है या आत्मा है वो सूक्ष्म है, लेकिन वो बहुत उससे निकलने वाले वाइब्रेशन पावरफुल है। और ये वाइब्रेशन इतने पावरफुल है कि ये दुनिया को बदल सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल ले लीजिए आप। जो जंगल में रहने वाला कुत्ता है और दूसरा पेट डॉग है, कुत्ता और जंगल में रहने वाला कुत्ता, इनमें से कौन सा कुत्ता बीमार पड़ता है? कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? जो पालतू कुत्ता है वो ज्यादा बीमार पड़ता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो ह्यूमन के वाइब्रेशन से, जिनके साथ वो रहता है, उनके जो वाइब्रेशन से उसका असर उस कुत्ते के ऊपर होता है। मनुष्य बीमार पड़ता है, बीमार होता है
तो उससे जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, जो वायुमंडल बन रहा है, जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो चारों तरफ उसके प्रभाव में वो कुत्ता भी आ रहा है। तो मनुष्य जो है वो मेन एक्टर है। सर ने बोला ये रंगमंच है और हम सब एक्टर्स हैं, तो मनुष्य इज द मेन एक्टर, मुख्य एक्टर है, और बाकी सारे साइड एक्टर्स हैं। तो अगर उसके वाइब्रेशन बिगड़ गए, उसकी मन की शक्ति कमजोर हो गई, तो सारी दुनिया कमजोर हो जाएगी, विनाश की तरफ चली जाएगी। तो आज सबसे ज्यादा मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, उसके बावजूद क्या रियल पीस एंड हैप्पीनेस मिल रहा है क्या आपको? बताइए, सच्ची सुख और शांति आप प्राप्त कर पा रहे हैं इतनी सारी डेवलपमेंट होने के बावजूद? मॉडर्न साइंस ये चीजों का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं मैंने जितनी भी साइंटिफिक थ्योरी इन्वेंशन किए और जितनी भी डिस्कवरीज की है, उसके पीछे मेरा जो इंस्पिरेशन है और जो मेरा गाइड है वो श्रीमद् भगवत गीता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है। और निकोला टेस्ला कहते हैं कि साइलेंस पावर इज साइंस पावर। साइंस के जितने भी इन्वेंशन है, एक साइंटिस्ट डीप साइलेंस में जाए बगैर कोई भी चीजों को इन्वेंट नहीं कर सकता, उसको साइलेंस का आधार लेना पड़ता है। और निकोला टेस्ला बोलते हैं कि विदाउट साइलेंस पावर साइंस कुड नॉट हैव बीन डेवलप्ड। ये मॉडर्न साइंस डेवलप ही नहीं हो सकता। और निकोला टेस्ला का और एक अच्छा वाक्य है, गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर कम्स फ्रॉम गॉड। ये जो हमें जन्म से हमको सबको एक गिफ्ट मिला हुआ है, वो गिफ्ट क्या है किसको पता है आपको? सबको जन्म से एक गिफ्ट मिला है भगवान से, वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट। सबको अलग अलग मिला हुआ है गिफ्ट। और निकोला टेस्ला का कहना है कि ये जो बुद्धि का गिफ्ट मिला हुआ है, अगर हम उस सुप्रीम बीइंग से इसको कनेक्ट करें, इफ वी कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड ऑन द ट्रूथ दैट इज सुप्रीम बीइंग, तो हमें बहुत जबरदस्त पावर मिल सकती है। तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हमें स्पिरिचुअलिज्म की बात सिखा रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए, और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए आपके सामने चित्र है। अभी तक मैंने आपको साइंस और साइलेंस में क्या फर्क है बताया। ये ह्यूमन स्केलेटन है, दिस इज सोल। ये जब प्रवेश करती है इसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। अभी ये आत्मा का ध्यान कैसे करें, सबसे मेन चीज इसके लिए हमें पता होना चाहिए आत्मा इस बॉडी में कहाँ रहती है। नाक पे रहती है, इधर जिह्वा पे रहती है, इधर हृदय में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा, किसी को पता है? आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा का रहने का स्थान कौन सा है इस बॉडी में? जैसे सूर्य एक जगह रहता है और सारी सृष्टि को, सारे संसार को रोशनी देता है, भगवत गीता कहती है, वैसे ही आत्मा एक जगह रहती है और पूरे शरीर को चैतन्य शक्ति का प्रसार करती है। वो स्थान कौन सा है? भगवत गीता में उसका जवाब दिया है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश समय का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी है, इसको बोलते हैं उत्तमांग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उत्तमांग। इसलिए उत्तमांग बोला क्योंकि इसके नीचे 5 ज्ञानेंद्रिया और उसके नीचे 5 कर्मेंद्रिया, ये सबसे टॉप में है। और राजा कहाँ बैठता है? टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है दरबार में। ये राजा यहाँ बैठा हुआ है। आज हमारी बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। हमारा बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ नहीं है। कौन से बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर ज्यादा है? हाईएस्ट ये पॉइंट है, इसके ऊपर ज्यादा है। ये जो नीचे की इंद्रिय है, मलद्वार और मूत्रद्वार, यहाँ पे बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हमारा। तो हमारी बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। इसका और एक प्रूफ है कि आत्मा यहाँ रहती है। भारत की कन्या माताएं यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो तब मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहाँ बैठी है, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम इसके स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो आत्मा कहाँ रहती है?
कहाँ रहती है? यहाँ पे रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है। 4 बजे उठ जाइए। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी साइकोलॉजिकल समस्याएं हो, आप सवेरे 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठ के उस समय साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और उस समय सृष्टि का वायुमंडल पवित्र होता है। उस समय आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो ऐसे समय आप उठकर मैं आत्मा स्टार हूँ, आकाश में स्टार चमकता है, वैसा पॉइंट ऑफ लाइट क्या चमक रहा है, इसका अभ्यास कीजिए। तो मैंने आत्मा का भोजन 2 चीजें बताई। एक बताया आत्मा का भोजन क्या है, एक बताया योग और दूसरा बताया आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो योग कैसे करना है मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया, प्रॉब्लम्स भी बताए और सॉल्यूशन दे दिया। और ये सिर्फ आप ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं कर सकते, आप दिन भर कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हर 1 घंटे में मोबाइल में 5 अलार्म क्लॉक सेट कर दीजिए। हर 1 घंटे में 5 मिनट आप क्लासरूम में बैठे बैठे भी अपने आप को यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप 6 महीने लगातार अभ्यास करके देखिए, आपको यहाँ ट्रिमेंडस पावर महसूस होगी। नेचुरल पीस, नेचुरल हैप्पीनेस, सब कुछ आपको महसूस होने लगेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, पीस और हैप्पीनेस, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें हम सोचते हैं कि यहाँ मुझे खुशी मिलेगी। हम टेम्पररी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही। ये भगवत गीता में आपने एक पिक्चर देखा रहेगा रथ का। इस रथ में अर्जुन बैठा हुआ है, घोड़े हैं, इसका सारथी भगवान है और ये घोड़े जो है ये भाग रहे हैं। तो ये कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर। शरीरम रथ में वच, शरीर जो है वो रथ है, रथ माना गाड़ी। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। आज मन रूपी लगाम हमारा ढीला है या एकदम परफेक्ट है? कंट्रोल अच्छा है क्या? नहीं है। तो मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है। और इंद्रियानी हयानाहु, माना इंद्रिया घोड़े हैं। ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है। इंद्रियों से पावरफुल मन है, मन से पावरफुल बुद्धि है और बुद्धि से पावरफुल परमात्मा है। तो आज बुद्धि को अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज की फीडिंग देंगे तो बुद्धि पावरफुल हो जाएगी। बुद्धि पावरफुल हो जाएगी और वो माइंड को कंट्रोल करेगी और माइंड आपके इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। तो सेल्फ कंट्रोल जो टेक्निक है ये अर्जुन को भगवान ने सिखाया। आज हमको लगता है कि महाभारत की युद्ध मतलब शस्त्र अस्त्र चलाने की युद्ध थी और हम लोग है ना धर्म के नाम पे झगड़े कर रहे हैं, लेकिन हम अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं कि ये सेल्फ कंट्रोल की विद्या, रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर, इसके बारे में नॉलेज दिया है। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो राजयोग की शिक्षा, इसमें आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये असली राजयोग की शिक्षा है। लेकिन योगासन और प्राणायाम इसको हम राजयोग समझ के बैठे। हमने बड़ी गलती कर दी कि हमें लगता है रामदेव बाबा जो योगासन सिखा रहे, प्राणायाम सिखा रहे, यही राजयोग है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपकी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन मन और बुद्धि को पावरफुल बनाने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको जो योग है वो चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। अभी मुझे बताइए, ये हो गई आत्मा की नॉलेज। अभी परमात्मा कौन है, ये सुप्रीम पावर क्या है, सुप्रीम सोल क्या है, एंड हाउ टू कनेक्ट विद दैट, उससे कनेक्शन कैसे करना है, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर आते हैं। हम लोग मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में घूम रहे हजारों सालों से और आज तक हमें भगवान नहीं मिला। और जब हमको नहीं मिला तो हमने बोल दिया अरे सब में भगवान है, भगवान इनमें भी है, उसमें भी है, सब में भगवान है। हमने भगवान की सिंपल डेफिनेशन कर दी, भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जैसे कोई फिल्म होती है उसमें हीरो एक ही होता है और बाकी साइड एक्टर्स होते हैं। इस
सृष्टि रूपी रंगमंच पे एक ही वो सुप्रीम हीरो है। वो सुप्रीम हीरो को हम यथार्थ रूप में तभी याद कर सकते हैं जब वो स्वयं इस सृष्टि पे अवतार ले। जैसे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मैंने मेरे तरफ से सारा कर लिया है, अगर ऊपर वाला चाहे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला है ये सुप्रीम पावर है। ये ऊपर वाला जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद पूरी तरीके से बढ़ जाता है तो ऊपर वाले को नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और क्या अभी ये समय है या नहीं है उसका आने का? बताइए, है या नहीं है अभी का समय उसका आने का? आज के पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल लीडर है, आज के एक्टर्स, आमिर खान, सलमान खान, जितने भी एक्टर्स है, आज के क्रिकेट प्लेयर, आज के फुटबॉल प्लेयर, क्या इस पापी दुनिया को, जहां मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं, इस पापी दुनिया को पावन बना सकते, सॉल्यूशन दे सकते? जो नैतिकता नीचे गिरती जा रही है, मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं, मनुष्य दुखी, अशांत हो रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन है उनके पास? वो खुद ही अपने अपनी समस्याओं में फंसे रहते। कल कोई लॉरेंस बिश्नोई आता है, वो बोलता है मैं तेरे को मार दूंगा, वो अपनी सिक्योरिटी ये करके बैठे। वो सृष्टि का, समस्त सृष्टि का विकास, समस्त सृष्टि को चेंजेस, ट्रांसफॉर्म करने का, ये युग परिवर्तन का काम वो आज के एक्टर, क्रिकेटर और पॉलिटिकल कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ सुप्रीम अथॉरिटी की जरूरत है। इसलिए तो हमें बोला है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए इस संसार में प्रत्यक्ष होता हूँ। तो क्या इस दुनिया में दुर्जन, राक्षस है या नहीं है? आज की तारीख में है या नहीं है? 2-2 महीने, 3-3 महीने की बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं निर्दयता से। इतनी बुरी हालत हो गई, मनुष्य हैवानियत राक्षस से भी बदतर हो गए, जानवर से भी बदतर, एनिमल से भी उसकी बुद्धि नीचे चली गई। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इंटेलेक्चुअल एनिमल। उसके वाइब्रेशन से ये दुनिया बनती है, लेकिन आज उसके वाइब्रेशंस कैसे हो गए? पतित हो गए, पापी हो गए, सिंफुल हो गए। उसका कारण है आत्मा की नॉलेज भूल गया, स्पिरिचुअल नॉलेज भूल गया पूरी तरीके से। आज दुनिया में इतने वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस होने के बावजूद आज दुनिया में पीस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, पता है आपको? रशिया और यूक्रेन के बीच में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया स्टेटस को, लेकिन उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन, दोनों ने आज तक वॉर रोकी नहीं। मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनके सामने कचरा है, पपेट है। ये कोई शांति स्थापन करने वाली संस्थाएं नहीं है। आज ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ के पपेट से, तो दुनिया में कितने भी पीस कॉन्फ्रेंस करो, शांति स्थापन नहीं हो रही है। मॉडर्न साइंस जो है वो सारे मनुष्य सृष्टि को विनाश के कगार पर लेकर जा रहा है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो आप सर, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, 7 स्टार होटल्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, दुनिया इतनी चांद पे जा रही है, मंगल ग्रह पे जा रही है, आप बोलते दुनिया का विनाश होने वाला है, ये कैसी बात कर रहे हो आप? 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, एम आई राइट? 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हो गया। किसने किया था इन्वेंशन? साइंटिस्ट का नाम क्या है, किसको पता है? एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या नाम है? क्या नाम है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हॉलीवुड में मूवी आई है और उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है पिछले साल, इसी साल। देखो जरा एक बार। तो ये जो न्यूक्लियर पावर है, इसका जो इन्वेंशन है न्यूक्लियर बॉम्ब का, ये 1945 में किया। और आज 80 साल के बाद छोटी से छोटी कंट्री के पास ये एटम बॉम्ब, ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये न्यूक्लियर मिसाइल सबके पास है। पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास दाल नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं है? न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये क्या हमारी घर के सजावट के लिए? मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? मैं सुरक्षित हूं मेरे घर में?
रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो आज ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार खड़ी हुई है। ये पावर ऑफ साइंस है, मॉडर्न साइंस विनाश की तरफ लेकर जा रही है। अग्रसर आपके मन और बुद्धि का भी विनाश हो रहा है, उसमें स्टेबिलिटी खत्म होती जा रही है, उसमें पीस एंड हैप्पीनेस खत्म होता जा रहा है और साइंस में विनाश के कगार पे लेके गई। धर्म आपस में लड़ाई करते, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जातियों में आपस में झगड़े हैं, समाज में झगड़े हैं, देश में झगड़े हैं, राज्यों में झगड़े हैं। हमारे आत्मा के अंदर राम और रावण की युद्ध चल रही है, डेविल और डीडी, देव और दानव की युद्ध हमारे आत्मा के अंदर। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे ये सारी दुनिया मॉडर्न साइंस की जो इंक्रीज की वजह से खड़ी हो गई है। नासा की रिपोर्ट है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और नासा की रिपोर्ट है आने वाले 6-7 सालों में बॉम्बे समुद्र किनारे जितने भी ये सिटीज है, बॉम्बे, आपकी कांडला, उसके बाद विशाखापट्टनम, ऐसे 8-9 मेजर सिटीज के नाम बताए, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। बॉम्बे पूरी तरीके से समुद्र के अंदर जाएगा। ये आप गूगल पे इंटरनेट में खोल के देखिए, नासा की रिपोर्ट है। और 3 अगर हो गई और न्यूक्लियर वॉर अगर हो गई तो उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो उसका परिणाम होगा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, क्या होगा बताइए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, बताइए फास्ट। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़ है, वो पिघल जाएंगे और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? उससे ओशंस का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो इंक्रीज हो जाएगा, जल स्तर समुद्र का बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा? उससे जो बड़े बड़े आइलैंड्स है, महाद्वीप, अमेरिका, यूरोप, ये आइलैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, चाइना, रशिया, ये सारे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे और दुनिया में बड़ा भारी विनाश आएगा, महाप्रलय, मास डिस्ट्रक्शन। मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत का समय, क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं मास डिस्ट्रक्शन और हिंदू लोग बोलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। और आपके उड़ीसा की भविष्यवाणी का वायरल हो रही है अभी डेट पे, देखो अच्युतानंद नाम के संत है, उन्होंने आज से कई सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी का लिखी थी, उसमें बोला है उन्होंने ये विनाश का समय है सृष्टि का। तो और भी कई नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुल्वर, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इसको अगर आप पढ़ोगे ये फॉरेनर्स भविष्यकार है। ये लोग ये बोलते हैं, उनकी कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के रहस्य प्रकट करेगा, वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस भारत के अंदर और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, वो अनेक धर्मों का विनाश करेगा और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा और भारत विश्वगुरु बन जाएगा। बाकी के सारे बड़ी बड़ी महासत्ताएं भारत के अंदर उसके आगे नतमस्तक हो जाएगी। तो ये जो समय है ये युग परिवर्तन का समय है, कलयुग से सतयुग का ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। पापी कलयुग और पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पापी कलयुग के बाद क्या आता है? कौन सा युग आता है? पापी कलयुग के बाद आता है पावन सतयुग। कलयुग है झूठ की दुनिया और सतयुग है सच की दुनिया है। कलयुग है रावण राज्य और सतयुग है राम राज्य। हम बोलते हैं ना, अरे राम राज्य आने वाला है। गांधी जी ने 1942 में बोला था कि राम राज्य आने वाला है। सारे भारत में उन्होंने आंदोलन किया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो राम राज्य ये जो कंसेप्ट है, आइडियल नेशन की कंसेप्ट है, ये युग परिवर्तन की कंसेप्ट। ये न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज और हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर, इससे सारी दुनिया का अगर विनाश होगा तो नई दुनिया जो स्थापन हो जाएगी, न्यू वर्ल्ड का एस्टैब्लिशमेंट होगा, वो सिर्फ साइलेंस की पावर से होगा, अध्यात्म की नॉलेज से होगा। अगर अर्थक्वेक्स हो गए,
तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। ये न्यूक्लियर वेपन्स समुद्र में, आकाश में और जमीन में सब जगह तैनात है, रेडी है। रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने की देर है। थर्ड वर्ल्ड वार अगर हो गया तो न्यूक्लियर पावर का यूसेज हो जाएगा। और कलयुग, ये सारा कलयुग आग की लपटों में चल रहा है। ये विकारों के आगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार। आज हम बोलते हैं अरे कलयुग तो बच्चा है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये बता रही है कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। जैसे रात्रि दिन आता है वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। जो मनुष्य आत्माएं स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म का आधार लेके ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ेंगे, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का नॉलेज प्रैक्टिकल जीवन में आएंगे, उन्हीं के द्वारा नई सृष्टि चालू हो जाएगी। जैसे कोई पेशेंट होता है, वो डेथ बेड पे होता है तो वेंटिलेटर पे रखते हैं उसको। आज सारी दुनिया वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें गिर रही है और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। हमें पता नहीं है कि भगवान अति साधारण मनुष्य शरीर में इस संसार में अवतरित हो चुका है। कलयुग का अंत और नए सतयुग की शुरुआत का, परिवर्तन का समय है। स्वयं टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सद्गुरु बनके खुद आध्यात्मिक नॉलेज दे रहे, स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे, राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। और इस सृष्टि का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सतयुग, ये त्रेतायुग, ये द्वापर युग और कलयुग, और ये जो लास्ट 100 इयर्स का पीरियड है उसे कहते हैं संगम युग। दिस इज द पीरियड ऑफ connecting 2 युगास, कलयुग एंड सतयुग, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कलयुग टू सतयुग। इस 100 इयर्स के पीरियड में भगवान आके फिर से स्पिरिचुअल एजुकेशन देंगे,